नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं आजम खान की। जी हां, आजम खान ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के खौफ से अजान सुनते ही मोदी ने रोका भाषण। पीएम मोदी पर आजम खान ने तंज कसा है कि उन्हें अल्लाह का खौफ है, इसलिए अजान सुनते ही उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अजान के वक्त उनके भाषण रोकने पर तंज कसा है। बीते दिनों पीएम मोदी त्रिपुरा में अपनी पार्टी की शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे। मोदी ने अपना भाषण शुरू ही किया था कि पास की मस्जिद में अजान शुरू हो गई। तब उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह अजान को लेकर विराम ले रहे हैं। बाद में पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे के साथ अपना भाषण दोबारा शुरू किया था। वहीं इस वाक़े पर आजम खान ने तंज कसते हुए इसे तुष्टिकरण नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ का बताया। आजम ने कहा कि अजान के समय प्रधानमंत्री द्वारा अपना भाषण रोकने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तुष्टिकरण नहीं है, अल्लाह का खौफ है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें यहाँ की हैं उनमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी भी इस्लामिक स्टेट में हो सकती हैं। तो देखिए, जिस तरह से आजम खान ने तंज कसा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अलग है। लेकिन आइए आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं किस तरह से 2019 का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री क्या क्या तरकीब अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 2019 में जीत प्राप्त करनी तथा फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि एनडीए के सहयोग के साथ भाजपा को 230 से अधिक सीटें मिले। 230 से कम सीटें हासिल होने पर भाजपा में अंदरूनी संघर्ष हो सकता है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी। भाजपा को 272 के जादुई आंकड़े को हासिल करने के लिए कई तरह के श्रृंखलाबद्ध कार्यों को अंजाम देना होगा। 2019 का चुनाव जीतने के लिए भाजपा कई तरह के उपाय करेगी। कुल 10 कार्ड है जिन्हें मोदी चुनाव जीतने के लिए खेल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में नरेंद्र मोदी एकमात्र राष्ट्र नेता के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रधानमंत्री अपने समर्थकों के बीच एक पंथ की तरह जाने जाते हैं। हालांकि लोगों में असंतोष की भावना अधिक है, लेकिन इतना गुस्सा नहीं है कि आम जनता किसी और को चुने। सवाल यह है कि क्या करिश्मे के आधार पर 2014 की तरह अधिक से अधिक लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा या वह घर पर ही रहेंगे। कांग्रेस को लक्ष्य बनाने के साथ साथ पिछले कुछ सालों में भाजपा सरकार ने एक धारणा अपनाई है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। भाजपा इस मुद्दे पर कड़ी मेहनत करेगी। भ्रष्टाचार के लिए कुछ बड़े राजनेताओं और व्यापारियों को जेल कराकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखेगी, जैसा कि हाल ही की कुछ घटनाओं में देखने को मिला। भारत में अधिकतर मतदाताओं के लिए यह चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच रहता है, इसलिए भाजपा को मतदाताओं की नज़र में अच्छे बने रहना और याद दिलाना है कि कांग्रेस भारत के लिए किस तरह खराब रही है। चुनावपूर्ण गठबंधन पर मुहर लगना महत्वपूर्ण है। 2004 के अनुभव के आधार पर यह बात भाजपा से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में जेडीयू, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल द्वारा समर्थन देना जारी रहेगा या नहीं। इसलिए चुनाव के पहले यह धारणा बना लेना सही नहीं होगा कि भाजपा ही अगले चुनाव की एकमात्र विजेता है। चुनाव का छोटा सा ज्ञात तथ्य है वोट कटर्स का महत्व और स्थानीय मौन गठबंधन। हर चुनाव में कई उम्मीदवार और पार्टियां होती हैं। उनका एकमात्र काम होता है मतों को बांटना, जिससे मुख्य पार्टी के उम्मीदवारों के जीतने की संख्या कम हो जाए। बीते दिनों गुजरात विधानसभा चुनाव में एनसीपी और बसपा जैसे दलों ने बहुत अच्छी तरह से इस काम को अंजाम दिया और कुछ सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों को आगे बढ़ने में सहायता की। जीत हासिल करने के अलावा एक तकनीक है किसी अन्य पार्टी के विशिष्ट सीटों से उम्मीदवारों को खरीदना। भाजपा के मानकों के आधार पर उनकी राष्ट्रीय दावेदार कांग्रेस है, इसलिए भाजपा राज्य स्तर पर कांग्रेस को कमजोर करने का हर प्रयास करेगी और उन कांग्रेस की सीटों का भाजपा में विलय करेगी जिन पर उनके जीतने की संभावना कम है। अमीर के खिलाफ गरीबों का दावा लगाने की पूरी तकनीक है। हमारे राजनेता इस कार्ड को खेलने में दक्ष हैं। नोटबंदी के समय काले धन को लेकर भी यह धारणा बनाई गई थी। भाजपा ने बड़े ही चतुराई से अपना वोट बैंक अमीर वर्ग और मध्यम वर्ग से परिवर्तित कर गरीब वर्ग कर लिया था और कई तरह के इंतजाम
बीजेपी कर रही है ताकि 2019 का चुनाव आसानी से जीत सके। तो देखा आपने किस तरह से 2019 का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता तो देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने यही नहीं रुके थे। इसके बाद उन्होंने कोषबंदी से लेकर नोटबंदी तक के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा था। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि मुसलमानों के पास कितना पैसा है ये पूरा देश जानता है। देश में जिन लोगों के पास नोटों का बड़ा जखीरा था उसे मोदी जी ने छीन लिया। ये इस्लामिक स्टेप है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुसलमान को गलत समझा जाता है। आपको मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूं कि आजम खान ने जिस तरह से तंज कसा है पीएम मोदी पर, और कहीं ना कहीं इस दौरान तंज कसा है, तो आजम खान ने जिस तरह से पीएम मोदी को लेकर कहा है कि उन्हें अल्लाह का खौफ है इसलिए वो रुक गए थे। तो ये तो पीएम मोदी जानते हैं कि वो किस लिए रुके थे। लेकिन आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से त्रिपुरा में जीत के बाद बीजेपी के लिए 2019 की राह आसान हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में लगातार पूर्वी भारत का बार बार जिक्र किया, जिसका नतीजा त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में देखने को मिला। पूर्वोत्तर में भाजपा को मिली इस जीत से 2019 की उसकी राह आसान होगी। आपको बता दें, पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की 25 सीटें हैं और 2014 में हुए आम चुनाव में भाजपा को पूर्वोत्तर राज्यों में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं कांग्रेस को भी 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था और सीपीएम को 4 सीटें मिली। बाकी सीटें स्थानीय दलों के खाते में चली गईं। 2014 में सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पूर्वोत्तर राज्यों पर फोकस किया और लगातार पूर्वी भारत की बात करते हुए नजर आए। 2019 में होने वाले चुनाव में भाजपा की राह आसान होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त भाजपा के अधिकतर राज्यों में भाजपा सत्ता पर काबिज है। पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के लिए अच्छा है। 2014 में सरकार बनाने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती आई है। त्रिपुरा व नागालैंड में मिली जीत के बाद भाजपा आला कमान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भाजपा के लिए एक अच्छी बात यह है कि देश में अभी मोदी लहर का असर बाकी है। वहीं 2009 के आम चुनाव में पूर्वी राज्यों में भाजपा को निराशा हाथ लगी थी। 2009 में पूर्वोत्तर में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी और सीपीएम के हाथ यहां से 16 सीटें लगी थी। वहीं सीपीआई को 4 सीटों पर ही जीत मिली थी। गौरतलब है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में होने के बावजूद पूर्वोत्तर में पार्टी को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई थी। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ। 25 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी दल था। इस बार उसके हाथ एक भी सीट नहीं लगी, जबकि पिछले चुनाव में उसे 10 सीटें मिली थी। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की लगातार बढ़ती सक्रियता और वहां हो रही राजनीतिक उठापटक का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। त्रिपुरा में 2013 में उसके भले ही सिर्फ 10 विधायक थे, लेकिन पार्टी का वोट शेयर 36.5% था, जो अब घटकर 2% से कम हो गया है। तो देखा आपने, त्रिपुरा में जीत के बाद बीजेपी की राह बहुत आसान हो गई है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि जो राह आसान हुई है, क्या ये वाकई में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है? जी हाँ, क्योंकि अगर मैं बता दूं कि 2019 का चुनाव तो नजदीक है ही, लेकिन त्रिपुरा में जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज हासिल की है, उससे एक बात तो साफ है कि जनता का मूड बदल चुका है और जनता अब बीजेपी को और आगे लाने की कोशिश कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पार्टी को पसंद भी कर रही है। तो ऐसे में क्या त्रिपुरा की जीत से ये अनुमान लगाया जाए कि 2019 में भी बीजेपी जीत दर्ज हासिल कर सकती है? इस बात को पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, क्योंकि विपक्ष की अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी तमाम कोशिशें कर रहे हैं। वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए और तमाम तरह की रणनीतियां अपना रहे हैं। तो अब की बार विपक्ष में राहुल गांधी है और बहुत कई तरह की तरकीब भी अपना रहे हैं। हालांकि त्रिपुरा में चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं बीते साल गुजरात में जब चुनाव हुए तो उस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि विपक्ष में जिस तरह से राहुल गांधी की भागीदारी है और जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिश तो कर रही हैं, साथ ही साथ वो 2019 का चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या 2019 का चुनाव अब की बार कांग्रेस जीतेगी या फिर
बीजेपी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से त्रिपुरा में इतनी बड़ी जीत दर्ज हासिल की है, कह सकते हैं त्रिपुरा में इतनी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, ये अपने आप में बहुत बड़ा अहम बात है। 25 साल के बाद इतनी जीत हासिल की है, तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी के लिए भी अच्छी खबर है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरह से लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और किस तरह से लोग चाहते हैं कि अब की बार, जिस तरह कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हर स्तर पर कोशिश कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि वाकई में 2019 का जो चुनाव है वो कांटों भरा हो सकता है, और ये जो चुनाव है अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। तो क्या अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, तो क्या अब की बार का जो चुनाव है वो बहुत ही कांटों भरा होगा? क्या अब की बार बहुत कड़ा मुकाबला होगा? क्या अब की बार कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी? जी हाँ, तमाम तरह के सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ जनता की, तो जनता का रुख जिस तरह से देखने को मिल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश में जो 2 उपचुनाव है वहाँ पर बीजेपी हार गई, और जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव है वहाँ पर भी बीजेपी हार गई। तो जिस तरह से जनता का मूड बदल रहा है और जनता क्या फैसला लेना चाहती है वो तो वो चुनाव के दौरान ही लेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी है। दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रही है चुनाव जीतने को लेकर। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिरकार किस पार्टी में कितना दम है और कौन चुनाव जीतेगी। जिस तरह की कवायद की जा रही है, जिस तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि वाकई में चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से कह सकते हैं कि कई रणनीतियां बनाई जा रही हैं, कई तरह की गेम खेले जा रहे हैं, वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं, जुमलेबाजी की जा रही है। तो सियासत का माहौल अब बहुत ज़्यादा गर्मा गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल गर्मा गया है अपने आप में दर्शाता है कि वाकई में अब की बार जो मुकाबला है वो कांटों भरा होगा। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।